लास्ट एक्सप्रेशन आया था डिराइव करके, एक्सप्रेशन था कि F12 जो फोर्स है, F12 that is 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R1 minus R2 by mod of R1 minus R2 का क्यूब। भाई चेक करो, यही था एक्सप्रेशन या R2 माइनस R1 था? यही था। चलो इस पर एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए two charges Q1 equal to plus 2 millicoulomb and Q2 equal to minus 3 microcoulomb are placed at 1, 2, 3 meter. Coordinates given है point के, and B 2, 1, 1, 2, 1, 1 meter respectively. 2, 1, 1 meter respectively. Calculate force on Q2. Q2 पे फोर्स चाहिए। तो देखो, अगर उसने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट मींस पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। चार्ज Q1 कहां रखा है? ए पर। तो क्या चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा R1, कोऑर्डिनेट्स दिए ना 1, 2, 3, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, z कोऑर्डिनेट 3 है। सो दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही जो वेक्टर R2 है, R2 क्या दिया है? 2, 1, 1 दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1, z कोऑर्डिनेट 1। तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर। सो R1 और R2 मिल गया। वो आपसे कहता है F12 फोर्स किस पर चाहिए? Q2 के ऊपर। Q2 के ऊपर फोर्स का मतलब है, वो आपसे कह रहा है कि F21 कैलकुलेट कीजिए। तो F21 होगा 1 over 4 pi epsilon naught Q2 Q1। देखो F21 है ना, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे R2 माइनस R1 बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब। मुझे वैल्यूज रखो यहां और मुझे कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। इतना तो मैंने लिख दिया, मुझे कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर क्या है। भाई वैल्यूज रखो जल्दी से और मुझे बताओ फोर्स कितनी आ रही है। जो लोग लेट आते जा रहे हैं जल्दी जल्दी नोट करते जाओ इसे। Q1 Q2 R2 R1 सबकी वैल्यू रखो और बताओ मुझे फाइनल आंसर कितना आ रहा है।
9√6 I cap minus J cap minus 2K cap. ओके, जोएब का तो आया, और आया किसी का? इतना तो जिस वैल्यू तो रखनी है, R2 R1 R2 माइनस R1 का मॉड ही निकालना है, और करना क्या है? 3/2√6 I cap J cap 2K cap. ओके, सेम आ रहा है, सेम है। तो देखो, जब यहां तुम कैलकुलेट करोगे, R2 माइनस R1 चाहिए ना, कैलकुलेट करके रख लेते हैं, इसे कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन। R2 माइनस R1 कैलकुलेट करके रख लेते हैं। R2 है 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। R1 है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। तो 2I cap minus I cap is I cap, J cap minus 2J cap is minus J cap, K cap minus 3K cap is minus 2K cap। ये आ गया R2 माइनस R1। फिर आपको चाहिए मॉड ऑफ R2 माइनस R1। R2 और R1 का मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? I कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1, सो इट्स 1 स्क्वायर। J कैप का कोफिशिएंट -1, तो -1 स्क्वायर। K कैप का कोफिशिएंट -2, तो -2 स्क्वायर। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 456√6। अब जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। सो ये R2 माइनस R1 आया, इसे मैं 2 कह देता हूं, इसे मैं 3 कह देता हूं। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको बस। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे, 2 और 3 को 1 में रखोगे, 2 1 में रख दिया, तो ये F21 हो जाएगा भाई 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q2। Q2 कितना दिया हुआ है यार? -3 माइक्रोकूलम। साइन के साथ रखेंगे प्रॉपर, -3 इंटू 10⁻⁻⁻6। ये लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं माइक्रो के साथ कैसे डील करते हैं। 10⁻⁻6। Q1 is 2 millicoulombs। 2 millicoulombs means 2 into 10⁻⁻³ divided by mod of R1 minus R2 का क्यूब। तो mod of R1 minus R2 is √6। √6 का जब आप क्यूब करोगे, ये √6 का क्यूब आ गया। और क्या चाहिए? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 कितना? I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप। तो ये F21 जो फोर्स है 9326954, तो -54। 10⁻⁹ और -6 3 हो गया, और 3 और -3 0 हो गया। √6 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा 6√6 आ जाएगा। और ये आ गया I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप। वैल्यू रख दो। तो जब वैल्यूज रखोगे तो F21 आ जाएगा। और जितने भी लेट लतीफ है ना, कि घर से भी तुमसे टाइम पर नहीं ज्वाइन की जाती, न्यूमेरिकल्स मिस होंगे, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। -9 बाय √6 I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन। सो किस किस का मैच कर रहा है? नॉट क्यूब ऑन अंडर √6 स्क्वायर। अमानत क्यूब आएगा यार, R2 माइनस R1 का क्यूब होता है ना। तो √6 इंटू √6 इंटू √6, तो 6√6। यही आया था शाकिर का। चलो गुड। और किसी का मैच कर रहा था ऊपर 9 I कैप। हाँ, अमीन का कर रहा था एग्जैक्ट।
वजाहत का भी कर रहा था, हाँ काफी लोगों का मैच कर रहा था। बच्चे समझदार हो गए सारे। जल्दी लिख डालो, और जो लेट लतीफ है, इतने लेट आए, जल्दी नोट करो उसको। आवाज कम आ रही है, क्या बात कर रहे हो? हाँ मुश्तबा, हो सकता है पूछ ले फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, तो परेशानी थोड़ी ना, अब तो तुम्हारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं। मल्टीप्लाई कर दो इससे तो पता चल जाएगा। एक्स कंपोनेंट इज -9/√6, वाई इज -9/√6, जेड इज -18/√6। यार आवाज क्या, वॉल्यूम बहुत लो है? मेरी तरफ से तो फुल होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? भाई तौहीद सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ा ना बता रहा है, पूरा डायरेक्शन ले रहा है। आई कैप, जे कैप, के कैप जब ले रहे हो तो कंप्लीट फोर्स ले रहे हो। एक मिनट है बच्चा। मैं रब कर दूं? सर अगर दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर ही हो, तो अगर दूसरा चार्ज कहाँ रखेंगे जिससे कि उस पे नेट फोर्स जीरो हो दोनों चार्जेस की वजह से? अभी आ रहा हूँ ज़ुहैब, बस मैं सुपरपोजिशन करा दूं, मैं इसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। बस मैं सुपरपोजिशन के बाद इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पर ही आऊंगा। बस 10 मिनट वेट करो, ये क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें। 10 मिनट नहीं, 20-25 मिनट में। अजय रब कर दूं? सबने लिख लिया ना? सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं लिख रहा? दोनों पे फोर्स निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन को इक्वल करेंगे। देखो शाकिर सही कह रहा है। चलो रब करते हैं इसे। दो चार्जेस के बीच की तो जितनी कहानियां हो सकती थी वो सब आपने सीख ली। अब अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आप क्या करोगे? मान लीजिए वो आपको 3 चार्जेस दे देता है या 4 चार्जेस दे देता है, कहता है फोर्स निकालो। तो इस केस में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। मान लीजिए उसने आपको एक चार्ज दिया Q1, कैसे ना Q0 लिख देता है, यहां रख दिया Q1, यहां रख दिया Q2, और यहां तक आ गया Qn। आपसे कहता है Q0 पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो Q0 पर जब आप फोर्स लेंगे तो Q0 पर फोर्स कई चार्जेस की वजह से आ रही होगी। Q0 पर फोर्स Q1 सब पॉजिटिव मान लेते हैं कि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हर चार्ज की वजह से फोर्स लो, और सारी फोर्सेस को इसकी वजह से भी फोर्स ले ली, ऐसे आ गया। इसको कुछ कह देते हैं, दिस इज R1 नॉट कह देता हूँ इस सेपरेशन को। इस सेपरेशन को R2 नॉट कह देते हैं। इस सेपरेशन को Rn नॉट कह देते हैं। ये जो Q0 वाला चार्ज है, इस Q0 वाले चार्ज के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। इस Q0 वाले पे जो फोर्स होगी वो Q1 भी एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स Q2 भी एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स Qn भी एक्सर्ट करेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स लो। मींस Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स लो, फोर्स का नाम हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू वन। Q2 की वजह से Q0 पर फोर्स लो, ये फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू टू। Qn की वजह से Q0 पर फोर्स लो,
ये हो जाएगा FON। हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स लो। तो जरा स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, देखो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है फॉर सिस्टम ऑफ n interacting point charges n interacting point charges, net force on a given charge is vector sum of forces due to individual charges. Is vector sum of forces due to individual charges. Due to individual charges. तुम कब आई थी क्लास में नाज? ये देखो सुनो, ये Q नॉट चार्ज दिया हुआ है, कह रहा है Q नॉट चार्ज पर फोर्स निकालो। तो Q नॉट चार्ज पर जो फोर्स होगी, कई चार्जेस हैं, Q नॉट है, Q1 है, Q2 है, Qn है, n चार्जेस हैं। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज Q नॉट पर कहता है फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो Q नॉट पर जो फोर्स होगी वो फोर्स Q1 भी एक्सर्ट करेगा, Q नॉट पर जो फोर्स होगी वो फोर्स Q2 भी एक्सर्ट करेगा, Q नॉट पर जो फोर्स होगी वो फोर्स Qn भी एक्सर्ट करेगा। हर चार्ज Q नॉट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। Q1 Q नॉट को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा F01। Q2 Q नॉट को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा F02। Qn Q नॉट को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा F0n। अगर मैं इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करता हूं, लाइक F01 कैलकुलेट करता हूं, F01 होगा 1/4πε0, इट्स Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1 नॉट स्क्वायर। ऐसे ही आप F02, F03, F0n कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4πε0 Q नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn नॉट स्क्वायर। ये हम इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, F01, F02, F0n। यहां तक आया सबको एक समझ में? अली, नाज, भैया पूछ के चुप हो जाते हो। आया। अब इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर ली। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है इसके बाद सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। ये जो Q नॉट फोर्स चार्ज है इसके ऊपर सारे सब, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स ले ली। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अभी जब इंडिविजुअल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लोगे तो कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q नॉट Q1 बाय R1 नॉट स्क्वायर। दूसरा वाला n वाले की वजह से क्या होगा 1/4πε0 Q नॉट Qn। ऐसे ही F02 अगर कैलकुलेट करने के लिए कह दे Q नॉट Q2 बाय R2 नॉट स्क्वायर। हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स निकाल दी जैसे कूलम्स लॉ में करते हैं। अब जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स ऑन Q नॉट, तो Q नॉट के ऊपर नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। हर फोर्स को वेक्टोरिकली ऐड करते चले जाओ। अब यहां पूरा तुम्हारा वेक्टर यूज हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, रेजोल्यूशन सब यूज होगा। एक चीज का ख्याल रखना है कि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों के बीच की फोर्स बाकी चार्जेस से इंडिपेंडेंट होती है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of the presence of other charges। बाकी चार्जेस के प्रेजेंस से ये इंडिपेंडेंट फोर्सेस होंगी। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर आपको किसी एक चार्ज पर फोर्स चाहिए, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट कीजिए और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे हो? ऐसा क्यों इंडिपेंडेंट क्यों होती हैं? ये पूछ रहे हो कि इंडिपेंडेंट क्यों होंगी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस?
हो गया। देखिए रीजन सिर्फ ये, क्यू नॉट पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा तो सबकी वजह से। अब मैंने Q1 की वजह से Q नॉट पर फोर्स ली, Q1 पर Q2 भी एक्सर्ट करेगा, फिर Q1 भी Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी नेट फोर्स में। भाई देखिए Q2 ने Q1 पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करी, Q1 ने भी Q2 पर फोर्स एक्सर्ट कर दी, तो सिस्टम का पार्ट है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसी Q2 ने Qn पर फोर्स एक्सर्ट करी, Qn ने Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करी, इंटरनल फोर्सेस से कैंसिल हो जाएंगी। ये कुछ ऐसा है कि मैं एक ब्लॉक ए ले लूं, एक ब्लॉक बी ले लूं, ए बी पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 2 न्यूटन, बी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा 2 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी होगी? 0। तो ये जो चार्जेस है ना, एक मिनट शिवा मैं पहले इसका दे दूं, कि ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस एक दूसरे की फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जब मैं इन दोनों के बीच में फोर्स ले रहा हूं तो ये Q1 को इफेक्ट नहीं कर पा रहा, ये Q2 को इफेक्ट नहीं कर पा रहा। अब एक सेकंड रुको, अब शिवा क्या पूछी? ये सिर्फ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए? नहीं 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 भाई, तुमने देखो वेक्टर फोर्स कैलकुलेट किया है ना, तो मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा, दोनों चीजें वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। जी तो क्यों नहीं भी फोर्स एग्जर्ट करेगा? मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं। एक तो यार ये माम्बा मेंटेलिटी क्या होता है, ये नाम रखो अपना कुछ ढंग का, माम्बा मेंटेलिटी। रुक जा मैं तुझे एक, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बताओ, मैं समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। सर यहाँ जो क्यू नॉट है वो भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसे भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। क्यू नॉट, हाँ अगर हम पूरा सिस्टम कंसिडर कर लें, देख रहे हो हम क्यू नॉट पर फोर्स ले रहे हैं ड्यू टू दिस एंटायर सिस्टम, मैं पूरे सिस्टम की फोर्सेस नहीं ले रहा। एक सिस्टम तुम्हारा ये है, ये वाला पोर्शन। एक सेकेंड, फैजान है क्या? ओए, हाँ ये सिस्टम है, ये तुम्हारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से तुम क्यू नॉट पर ले रहे हो। क्यू नॉट सिस्टम के बाहर का है, तो इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। क्यू नॉट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनकी वजह से, वो इंटरनल नहीं है। क्लियर हुआ? माम्बा, ऐसा नमूना नाम रखते हो तुम अपने। ये सिस्टम, ये क्यू नॉट सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस कैंसिल करेंगी, बाहर वाला नहीं। माइनस नहीं है, डॉट है। कौन सा? अरे भाई माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, डॉट 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 सब ऐड हो जाएगा। और क्या था क्वेश्चन? ऐसे तो बाकी सबका हो गया। चलो भाई लिखो और बताओ मुझे, इसमें और कोई डाउट हो तो। बस हमने करा क्या, इस क्यू नॉट पर फोर्स चाहिए थी, हर इंडिविजुअल फोर्स की वजह से, चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करी और इन सबको वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। सिर्फ इतना काम करा है। अब कर दूं? फातिमा, नो। डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ समीर, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब सर सेम रोटेशनल मैकेनिक्स की तरह है कि इंटरनल फोर्सेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? नॉट जस्ट रोटेशन, हर जगह इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं पड़ता। रब कर दूं? कोई ऐसा तो नहीं है जो लिख रहा हो? नो, शिवा लिख रही है, अभी रुक जाओ।
भाई नाम एडिट करने का ना ऑप्शन आता है, तो ये 44C 14068 151214, भाई इन्हें अपना नाम कर लो, जरा चेंज करके नाम लिख लो अपना। या मुझे बताओ क्या नाम है, प्राइवेट मैसेज करो, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। 151214 नाम क्या है? चलो भाई, सबने कर लिया? रब कर रहा हूं मैं अब, लिख लिया ना? चलो जी, रब हो जा। अब देखो, बहुत पहला न्यूमेरिकल बहुत बेसिक होगा, ये तुम्हें एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ था, फर्स्ट सॉल्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का। वो आपसे कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर साइड दी हुई है ट्राइंगल की, हर साइड इज ए, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए, हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा है, ये भी क्यू, यहां भी चार्ज क्यू रखा है, और ये भी चार्ज क्यू रखा हुआ है। दिस इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया। वो आपसे कहता है कैलकुलेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर फोर्स चाहिए, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो इसको कुछ नाम दे दो, दिस इज ए। हाँ हाँ सही है सही है, जीरो ही आएगी, मुझे एक बार कैलकुलेट तो करने दो सबके लिए। बी सी, ओ वाले पर फोर्स चाहिए। तो देखो अब आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होगा। ये जो ओ वाला चार्ज है, इस ओ वाले चार्ज पर कितने चार्जेस हैं जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे? ओ वाले चार्ज पर ए भी एक्सर्ट करेगा, बी भी एक्सर्ट करेगा, सी भी एक्सर्ट करेगा, सब फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ए वाला चार्ज, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, ए पर चार्ज है पॉजिटिव, क्यू पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ए वाला चार्ज क्यू वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो जब ए वाला चार्ज क्यू वाले चार्ज को रिपेल करेगा, हाँ बिल्कुल ग्रेविटेशन में भी था, सो ए वाला चार्ज रिपेल करेगा क्यू वाले चार्ज को, ये कुछ फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसी तरह से बी वाला चार्ज भी सी वाले चार्ज को रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। ऐसे ही सी वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये जो ओ वाला चार्ज है, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो देखिए, ए वाला चार्ज क्यू वाले चार्ज को रिपेल करेगा, क्यू वाला चार्ज नीचे जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। इसी तरह से बी वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट बी। सी वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट सी। तो ये आपने इंडिविजुअल फोर्सेस ले लिए। अब देखो, सेंट्रॉइड से सेंटर तक का सेपरेशन ए ओ बी ओ सी ओ सब आएगा। तो नेट फोर्स जो होगी ओ के ऊपर, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओ, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओ, तो ओ पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर जो नेट फोर्स होगी F, दैट इज वेक्टर सम ऑफ FOA, मींस इस ए वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है, प्लस FOB मींस ओ वाले बी वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है, प्लस FOC ओ सी वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है। तीनों फोर्सेस का वेक्टोरिकली ऐड कर दो। सर क्या ये ग्रेविटेशन फ्री स्पेस है? हाँ भाई, हाँ जी मामा जी, ये ग्रेविटेशन फ्री स्पेस है। और फैजान, फैजान ने तो नाम चेंज कर अपना, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, ग्रेविटेशन नहीं है। एक चीज और भी है, चार्जेस का कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेरेबल बहुत वीक होती है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे।
अब देखो इंडिविजुअल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। एफ ओ ए का जब मैग्नीट्यूड लोगे तो देखो ओ पर क्यू है, ए पर क्यू है, फोर्स का एक्सप्रेशन होगा 1/4πε0 इट्स कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसी ही आप एफ ओ बी ले सकते हो। देखो एफ ओ बी के लिए भी चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है, तो एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड एफ ओ ए के इक्वल आएगा और एफ ओ सी भी उतना ही होगा। खुद देखो क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। नेट फोर्स के लिए क्या करना होगा, तीनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे। कोई बताएगा मुझे तीन वेक्टर्स कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे अगर तीन वेक्टर्स दिए हुए हो तो तीन वेक्टर्स कैसे ऐड कर सकते हैं? वेक्टोरिकली कैसे ऐड करोगे? रेजोल्यूशन। यस, अगर उसने तीन वेक्टर्स दिए हैं तो इन तीन वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए आपको रेजोल्यूशन यूज करना होगा। शान लेंदी हो जाएगा, दो दो ऐड कर सकते हैं बट वो लेंदी हो जाएगा, बेस्ट होता है रेजोल्यूशन यूज कर लो। तो रेजोल्यूशन कहता है हर वेक्टर को एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व करो। ये एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल है, पूरा का पूरा जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा दैट इज 30, ये 30 तो ये भी हो गया 30। इसी तरह से ये एंगल 30, ये 30 तो ये भी आ गया 30 डिग्री। अब एफओसी के कंपोनेंट्स देखो, एफओसी का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज एफओसी cos 30, एफओसी का y कंपोनेंट होगा एफओसी sin 30। ऐसे ही एफओबी है, इसके कंपोनेंट्स देखो, एफओबी का x कंपोनेंट होगा एफओबी cos 30, एफओबी का y कंपोनेंट होगा इट्स एफओबी sin 30। अब देखो एफओए तो y एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो एफओए को तो रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्सेस काम करेंगे। आपको चाहिए नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग एफओसी काम कर रहा है, एफओबी काम कर रहा है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स होगी उसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा एफओसी cos 30 माइनस एफओबी cos 30, ये कैंसिल हो गया, एफ एक्स हो गया 0। ऐसे ही जब आप नेट फोर्स लेंगे, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो देखिए y के अलोंग कितनी फोर्सेस हैं, एक, दो और एक ये तीसरी फोर्स, तीन फोर्स एक्ट कर रही है। तो y के अलोंग जब आप नेट फोर्स लोगे, इन दोनों को ऐड कर दो सेम डायरेक्शन में, ये एफ ओ ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एफ वाई होगा एफ ओ बी साइन 30 प्लस एफ ओ सी साइन 30 माइनस एफ ओ ए। एफ वाई हो गया साइन 30 इज हाफ, एफ ओ बी बाई 2 साइन 30 इज हाफ, एफ ओ सी बाई 2 माइनस एफ ओ ए। अब एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि एफ वाई जो होगा ये होगा एफ ओ ए बाई 2 प्लस एफ ओ ए बाई 2 माइनस एफ ओ ए। सो एफ वाई हो गया एफ ओ ए माइनस एफ ओ ए गेट्स कैंसल्ड आउट इज इक्वल टू सी। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स है दैट नेट फोर्स इज 0। हाँ जी बताओ किसको कहां परेशानी है? तो जो नेट फोर्स हो गई ऑन कैपिटल क्यू, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू is vector sum of fx and fy
दोनों जीरो तो नेट फोर्स इज जीरो। आप कह सकते हो Q है इक्विलिब्रियम में। चलो जी बताओ, क्या परेशानी है किसी को कहीं? डाउट्स? अमान, अनुषा, आरिफ, आयशा, धावल, योगेश है, शुजात, कोई डाउट नहीं है? योगेश, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, 11th में भी ग्रेविटेशन में करा है। मैं तुमसे कई बार कहा था कि जो तुम ग्रेविटेशन में कर रहे हो वो एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैट में रिपीट हो जाएगा। जब लिख लो तो बताओ मुझे, फिर रब करते हैं और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें। डन। तूबा लिख रही है, अभी लिखने दो तूबा को। सबने लिख लिया? तूबा ने भी लिख लिया? शाहिद? हाँ जी शाहिद, हो गया? रब कर दूं इसे? शाहिद बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद रब कर दूंगा। हो गया? चलो जी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, जैसे आपको स्क्वायर देगा, पेंटागन देगा, हेक्सागन देगा, बट वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नहीं करा रहा मैं आपको, सिमेट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे करेंगे। नेक्स्ट टाइप के जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। तो जो 11th में इक्विलिब्रियम किया था, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है। और इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ अ पॉइंट मास, या पॉइंट चार्ज कह दो। अभी रिजिड बॉडी नहीं है, रोटेट नहीं कर सकती, सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती है। पॉइंट मास दिया हुआ है। पॉइंट मास के इक्विलिब्रियम को आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कई तरह के डिविजन्स होते हैं, हम इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला इक्विलिब्रियम है जिसे कहते हैं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड टाइप का जो इक्विलिब्रियम है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो आखिरी टाइप का इक्विलिब्रियम है उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल, और लास्ट जो इक्विलिब्रियम होगा उसे कहते हैं दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन तरह के इक्विलिब्रियम। पहले तो यही रिकॉल कर लो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम मींस बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, दैट नेट फोर्स इज जीरो।
नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है बॉडी का जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज जीरो. सो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास मींस नेट फोर्स भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है. पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज. स्टेबल इक्विलिब्रियम समझिए, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ लेता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी विल, देखो इक्विलिब्रियम तो है, तो इक्विलिब्रियम की तो सारी कंडीशंस ये सेटिस्फाई करेगा. अगर मैं कह रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो जो नेट फोर्स होगी दैट नेट फोर्स विल बी जीरो. एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी जीरो. और स्टेबल का क्या मतलब है, ये तो दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की थी. स्टेबल का मतलब है बॉडी विल रीगेन, body will regain its equilibrium position on being disturbed. कि अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब कर दें तो बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रिगेन कर लेगा. नहीं, सुन लो दोबारा. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. स्टेबल मींस नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है. अगर आपने बॉडी को इक्विलिब्रियम, मान लो ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, मैंने डिस्टर्ब कर दिया. अगर स्टेबल है तो बॉडी खुद अब वहीं आ जाएगी जहां से शुरू किया था. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डिस्टर्ब करने के बाद सिस्टम वहीं आ जाता है जहां से वो स्टार्ट करता है. दैट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्मॉल डिस्टर्बेंस भी नहीं, अमानत, अगर लास्ट डिस्टर्बेंस भी है तब भी बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो अपनी जगह आ जाएगी. एक एग्जांपल देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का. ये एक बाउल लिया और इस बाउल के अंदर मैंने एक बॉल रख दी. यहां पर ये बॉल रखी हुई है, ये बॉल रेस्ट में, तो ये बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉल. मैं इस बॉल को डिस्टर्ब कर कर यहां ले गया और मैंने इसे यहां ले जाकर रिलीज कर दिया. तो क्या होगा, ये बॉल दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगी. वो अलग बात है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद ऊपर चली जाएगी, यहां चली जाएगी, लेकिन हमेशा ये बॉल कोशिश करेगी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर ले. तो वो इक्विलिब्रियम जिसमें आप बॉडी को डिस्टर्ब भी कर दो और छोड़ दो, बॉडी दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये क्लियर हुआ सबका स्टेबल, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम यूज करेंगे. आरिफ, ओके, नहीं हुआ? क्या नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ. देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, आपकी बॉडी किसी एक पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम में है. मींस यहां पर जो नेट फोर्स है दैट नेट फोर्स इज जीरो. अगर मैं बॉडी को डिस्टर्ब करता हूं, मान लो डिस्टर्ब करके यहां ले आया, मैंने छोड़ दिया. बॉडी खुद समझो, अगर मैं बाउल में बॉडी को यहां ले जाकर छोड़ दूं तो क्या होगा इस बॉडी के साथ, ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आएगी. अगर बॉडी डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है तो जो इक्विलिब्रियम होगा उसे आप स्टेबल कहोगे. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक एग्जाम्पल हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो हम देखेंगे. हाफ आन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इसमें. तो अगर डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर लेती है तो उसे आप कहोगे इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम होती है. आप चेक ऐसे ही करेंगे, बॉडी एक जगह है, अगर स्ट्रिंग हो तो स्टेबल नहीं है, अगर स्ट्रिंग हो तो वापस नहीं आएगा, अगर ये वापस नहीं आया तो स्टेबल नहीं है. स्टेबल है ही तब जब वो वापस आ जाए. बाउल हो सकता है, चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, इसमें वापस आ रहा हो, अगर वापस अपनी जगह आता है तभी स्टेबल है, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी है तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट मींस नेट फोर्स यहां भी जीरो होगी, एक्सेलरेशन यहां भी जीरो होगा, बस यहां बॉडी
हाँ सिंपल पेंडुलम में होता है, सिंपल पेंडुलम में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बॉडी विल, जिसको तुम कहते हो मीन पोजीशन, दैट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट जहां भी एसएचएम होता है, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन एक मीन पोजीशन के अबाउट होता है, दैट मीन पोजीशन इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में बॉडी विल नॉट रीगेन, body will not regain its equilibrium position, on being disturbed. डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगी ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड। इस तरह के इक्विलिब्रियम को आप कहते हो दीज इक्विलिब्रियम्स आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन ना कर पाए। ये एग्जांपल देखो, मैंने ये बाउल लिया, उसको उल्टा करके रख दिया, यहां बॉल रख दी, ये बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बॉल इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में। अब मैं इस बॉल को डिस्टर्ब कर कर यहां छोड़ देता हूं, तो अब जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे, इस बॉल पर जो भी फोर्स एक्ट करेगी, वो फोर्स इस बॉल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेकर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बॉल दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कर जाए। तो वो इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाती है, दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर रही, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को आप कहते हो दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। इलोंगेशन ऑफ प्लास्टिक, किसका एग्जांपल? स्टेबल अनस्टेबल? शवाज, इलोंगेशन ऑफ प्लास्टिक अनस्टेबल का कोई बताएगा मुझे? क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है कि एक प्लास्टिक ली, उसे मैंने इलोंगेट करके छोड़ दिया, क्या वापस आएगी अपनी जगह प्लास्टिक? नो, ना तो प्लास्टिक अपनी जगह आएगी ना दूर जाएगी, जहां लेकर जाओगे वहीं रह जाएगी। अनस्टेबल का मतलब है अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं तो बॉडी दूर चली जाए, इक्विलिब्रियम में ना रहे, बॉडी रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम में आएगी, अनस्टेबल नहीं है। शवाज दोबारा सुन लो, अनस्टेबल में जब आप डिस्टर्ब कर देते हो बॉडी को किसी जगह, तो बॉडी वहां इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। यस, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को अगर आपने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, जहां छोड़ा वो वहीं रह जाएगा। तो वो जो प्लास्टिक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इलास्टिक लिमिट तक किया तो प्लास्टिक का है वजह, अगर इलास्टिक लिमिट तक किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वापस अपनी जगह आ जाएगा। स्प्रिंग वाला केस समझ लो। और ये और याद रखना कि अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। लट्टू 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 एक जगह रेस्ट में था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना। फर्स्ट वाला केस क्यों होगा? अगर तुम कहीं डिस्टर्ब कर दो तो दोबारा थोड़ा ना अपनी जगह आ जाता है, वो तो उस जगह जाकर रोटेट करना शुरू कर देता है। तो देखो, ये जो न्यूट्रल है, भाई लट्टू कहाँ? लट्टू रेस्ट में। एक सेकंड रुक जा आरिफ, तुम्हें पहले मैं अनम्यूट करूं। अगर वो अपनी जगह आ जाता है, कोई भी सिस्टम ऐसा है, तुमने लट्टू ही ले लिया, उसको एक जगह रखा, रेस्ट में था, डिस्टर्ब कर दिया, दोबारा अपनी जगह आ गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं आता तो अनस्टेबल। शवाज कौन सा वाला एग्जांपल? यही अनस्टेबल वाला जो है। देखो, अनस्टेबल में क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया और छोड़ दिया। अगर ये डिस्टर्ब करने के बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन ना करे और इक्विलिब्रियम में भी ना रहे, यहां इक्विलिब्रियम में नहीं है, मूव करना शुरू कर देगी। दोबारा कह रहा हूं, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करेगी और इक्विलिब्रियम में रहेगी भी नहीं, आगे चली जाएगी, इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इसको कहते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक न्यूट्रल लॉ सुन लो शाबाश, उसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर मैं अनस्टेबल पर आ जाऊंगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, ये भी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है,
तो यहां भी नेट फोर्स तो जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो मींस एक्सेलरेशन भी जीरो। यहां पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। बस मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं। हर पॉइंट पर जो बॉडी होगी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। एग्जाम्पल समझो, मान लो एक फ्लैट सरफेस है और मैंने यहां पर एक बॉल को रख दिया, ये बॉल रेस्ट में। भाई बताओ ये बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है? हाँ। तो मैंने बॉडी को इस किसी एक पोजीशन पर रख दिया और ये बॉडी इस जगह इक्विलिब्रियम में है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है रेस्ट में। फ्लैट सरफेस है, मैंने यहां रखा। ऐसे समझो एक फ्लैट सरफेस है, पहले मैंने यहां रखा बॉल को, फिर मैंने यहां रख दिया। क्या होगा बॉल के साथ? वापस आएगी? बताओ भाई क्या होगा? अच्छा, क्या मूव करेगी यहां से या यहां पे रेस्ट में रहेगी? मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो यहां जाकर मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। दैट मींस यहां भी बॉल इक्विलिब्रियम में। और डिस्टर्ब कर कर यहां ले जाओ, यहां ले गया। अब बताओ यहां क्या होगा? अभी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी? यहां भी रेस्ट में रहेगी। तो देख रहे हो तुम जहां बॉडी को रखते हो बॉडी वहां इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रीगेन कर रही, जहां रखते हो वहां पर इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉडी वापस नहीं आएगी, जिस जगह आपने रख दिया, जहां रख दिया वो वहां पर इक्विलिब्रियम में है। इस इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा फैजान, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बहुत। हाँ फैजान, हाँ फैजान बोलो। यार तुम लोग अनम्यूट करवाने के बाद भाग जाते हो। सो ये अब बताओ मुझे, शाबाश, क्लियर हुआ ये? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, देखिए तीनों को एक बार कंपेयर करते हैं। देखो अगर एक बॉडी है किसी एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, फैजान बस अभी तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अभी करता हूं। किसी एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, अगर वो डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा अपनी जगह आ जाती है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये बाउल वाला एग्जांपल है कि एक बाउल है, उसमें एक जगह बॉल रख दी, डिस्टर्ब कर दिया, छोड़ दिया, दोबारा अपनी जगह आ जाएगी, दैट स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपने डिस्टर्ब किया तो बॉडी वापस अपनी जगह नहीं आती। जैसे ये एग्जांपल दिया कि ये बाउल है, यहां तो इक्विलिब्रियम है, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी जगह नहीं आएगी, दूर चली जाएगी। दैट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने फ्लैट सरफेस मान लो, एग्जांपल मान लो फ्लैट सरफेस, एक पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम में, मैं उसे डिस्टर्ब करके दूसरी जगह रख दूं, यहां भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। डिस्टर्ब करके तीसरी जगह रख दूं, यहां भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। चौथी जगह रख दूं, यहां भी इक्विलिब्रियम में। बॉडी मूव नहीं करने वाली, हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहेगी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ना अपनी जगह आ रही है ना इक्विलिब्रियम से हिल रही है, जहां रख दो वहां इक्विलिब्रियम। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। शाबाश, अब हुआ? अभी कुछ डाउट्स और है? कहाँ गया फैजान? भाई हाथ जब रेस किया करो ना, जब तक मैं अनम्यूट ना कर दूं हटाया मत करो। हाँ फैजान बोलो। सर ये जो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो सर जब बॉल बाउल के एंड पे जाएगी तो वहां तो स्टेबल हो जाएगी। एंड में जाएगी, अब एंड में जाने के बाद तो नीचे आ जाएगी। एंड में जाएगी, फ्लैट किसी सरफेस पे रखा होगा ना, यहाँ आएगी। ऐसे ही होगा ना फैजान? यस यस। तो यहाँ आने के बाद स्टेबल होगा कि न्यूट्रल हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। मैं इसके आगे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाउल की सरफेस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ओके। इसके आगे जाके हो सकता है न्यूट्रल हो जाए। और बताइए भाई, और कोई परेशानी किसी को?
पोटेंशियल एनर्जी, यार तौहीद बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। जब तुम ग्राफ लेते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ऐसा ग्राफ है। ये जो पोजीशन है, जब यहां हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यहां तुम, रीजन ये होगा कि जब तुम इस जगह फोर्स कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यहां फोर्स कैलकुलेट करोगे डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। दोबारा दिखा रहा हूं तौहिर। और अगर किसी को ये रीजन चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल, मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल। देखो मान लो ये ग्राफ दे दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ये पॉइंट ओ है तौहीद, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां जब फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स होता है du ओवर dr। तो इस रीजन में u कांस्टेंट हुआ तो फोर्स जीरो हो गई। फोर्स जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अब इक्विलिब्रियम में। अब जब यहां फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव, मींस फोर्स राइट में एक्ट कर रही है। यहां फोर्स कैलकुलेट करोगे तो फोर्स लेफ्ट में आएगी। इसका मतलब है अगर बॉडी को आप आगे ले गए तो फोर्स उसे पीछे लेकर जाएगी, आप पीछे ले गए तो फोर्स आगे लेकर आएगी। मींस फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लेकर आ रही है। इसीलिए जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहां इक्विलिब्रियम स्टेबल। मैक्सिमम, यहां अगर तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे ए और बी पॉइंट्स पर, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहां भी फोर्स जीरो होगी। इस पॉइंट पर फोर्स यहां डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, फोर्स यहां डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्ट करी, तो बॉडी दोबारा कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ ही नहीं सकती। सो दैट इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हित क्लियर हुआ? हमारा जरूरी नहीं है कि सिस्टम में आप थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी परफेक्ट ना पड़े। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स को स्मॉल अमाउंट से भी चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल का एग्जांपल है डाइपोल है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ेंगे तो इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक डाइपोल में करा पाऊंगा, और तो मुझे सच कुछ याद नहीं आ रहा। इसको रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्लियर हो जाएगा। और हमारा स्मॉल्स पे चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। भाई इतना लिख लो, फिर बताओ मुझे रब कर दूं तो। और आज मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अम्बिसाद साहब कल नाराज हो रहे थे कि टाइम हो जाता है, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। भाई किसी ने नहीं लिखा अब तक तो बताइए। सबने लिख लिया? रब कर दूं? भाई एक चीज और है, सनाउल हक, पानी पीने का टाइम मिल जाएगा। हाँ, पानी पीने का टाइम मिल जाएगा। भाई एक और चीज है, आप लोग अपने नाम फिक्स कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद से इस पर मैं फिल्टर लगा दूंगा कि जो नाम आपने करे हुए हैं रजिस्टर, वही नाम वाले लॉगिन कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाम ठीक यूज करो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कम होती है, इसलिए ये कम होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किससे कम होता है जोएब? किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम कह रहे हो कम होती है, किसके कंपेरेबल कम होती है? हम्म, नहीं, मतलब उसको स्टेबल से नहीं कनेक्ट कर सकते किसी भी तरह से ना। कंजर्वेटिव फोर्स में तो वर्क डन बस पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना, कम ज्यादा तो नहीं है।
उसे स्टेबल से नहीं कनेक्ट कर सकते तुम, क्योंकि जब तुम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो ना तो कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां भी एक्ट कर रही है और यहां भी एक्ट कर रही है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना होती तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। यहां भी कंजर्वेटिव फोर्स, यहां भी कंजर्वेटिव फोर्स, यहां भी कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे तुम एनालाइज नहीं कर सकते। सबने लिख लिया, मैं रब कर दूं इसको? नुजरत हो गया? अब नुजरत न्यूमेरिकल्स देखिए, सब कुछ न्यूमेरिकल्स, दो तीन न्यूमेरिकल्स आएंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है। वो कहता है टू चार्जेस प्लस E and plus 4E are placed at separation A. At what point on the line joining the two charges, on the line joining the two charges, a charge Q should be placed so that Q is in equilibrium. अब मेरा तो अगर नेटवर्क में गड़बड़ होगी तो सबके साथ प्रॉब्लम होगी। क्या ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है किसी को अमानत के अलावा? नहीं अमानत, मेरे में तो नहीं यार, मेरे में होती तो भी सबके साथ प्रॉब्लम हो रही होती। चार्ज Q should be placed so that Q is in equilibrium. So आपको एक चार्ज दिया है प्लस E, एक प्लस 4E, ना A/2 नहीं होगा। इनके बीच में आपने सेपरेशन इज ए, यहां कहीं आपने एक चार्ज रख दिया प्लस Q, हाँ इसका A/3 होगा। वो आपसे कहता है ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है, सेपरेशन बताओ। तो मान लो इसको मैं A कह देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है इसे O कह देते हैं और इस वाले पॉइंट को B कह देते हैं। तो O वाले पॉइंट, ये जो चार्ज Q है, चार्ज इक्विलिब्रियम में, आपको पोजीशन चाहिए। मान लीजिए ये सेपरेशन X है, A और B के बीच में सेपरेशन A था, तो ये जो बचेगा दैट इज A-X। अब ये जो Q इक्विलिब्रियम में है, Q पे देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। Q पर प्लस E भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q पर प्लस 4E भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्लस E प्लस Q को रिपेल करेगा राइट में। फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट E। इसी तरह से B वाला चार्ज O वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट B। और जब आप कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम में, सो इन इक्विलिब्रियम FOA प्लस FOB शुड बी इक्वल टू 0। तो दोबारा देखो, उसको दो चार्जेस दिए उसने आपको, E और 4E, उसके बीच में एक चार्ज Q रख दिया, कहता है Q इज इन इक्विलिब्रियम। Q अगर इक्विलिब्रियम में है दैट मींस नेट फोर्स ऑन Q इज 0। Q पर फोर्सेस कौन कौन एक्सर्ट कर रहा है? A एक्सर्ट कर रहा है, राइट में रिपेल कर रहा है FOE। B एक्सर्ट कर रहा है, लेफ्ट में रिपेल कर रहा है FOB। तो जो नेट फोर्स होगी FOA प्लस FOB इज 0। अब देखो FOA और ये जो FOB है, इनके बीच में एंगल कितना है? ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, FOA एंड FOB 180 डिग्री। तो वेक्टर्स में जब 180 एंगल है तो आप इन्हें अल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट कर दो, FOA
माइनस FOB इज इक्वल टू 0। हाँ शवास, अगर मैं इस Q को नेगेटिव ले लूं तब भी सेम रिजल्ट आएगा। देखो प्लस E प्लस 4E यहां मैंने माइनस Q रख दिया O के ऊपर। तो A वाला चार्ज इस O वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा FOA, B वाला चार्ज O वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा FOB। देख रहे हैं अब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैटर नहीं करेगा कि Q का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। शाबाश, ठीक हुआ, क्लियर हुआ ये? फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लो या नेगेटिव चार्ज लो, तो एनी हाउ ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये मैटर नहीं करेगा कि क्या है। FOA इज इक्वल टू FOB। FOA का मैग्नीट्यूड देखो, FOA फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट A, सेपरेशन कितना है x, तो इसको ऐसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। O पर जो चार्ज है दैट इज Q, A पर जो चार्ज है दैट इज E डिवाइडेड बाय A और O के बीच में सेपरेशन है x, इट्स x स्क्वायर। FOB जब लोगे तो O पर चार्ज है Q, B पर चार्ज है 4E डिवाइडेड बाय A माइनस x का होल स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करेगा, E को कैंसिल कर देगा, Q से Q कैंसिल हो गया। सो 1/x स्क्वायर इज 4/A माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो, सो 1/x इज 2/A माइनस x। just cross multiply कर दो, so you will get A minus x is equal to 2x। so A आ गया, माइनस x को राइट में ले जाओ, this is 3x, x हो गया A by 3, जो कईयों का आ गया था कि जब इसको आप Q को A वाले चार्ज से A by 3 डिस्टेंस पर रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब डाउट्स बताओ मुझे, इसमें क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या परेशानी है? I mean x नेगेटिव नहीं हो सकता, x सेपरेशन है, सेपरेशन मिनिमम 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए मैंने दूसरा रूट नहीं लिया, नेगेटिव वाला रूट इसीलिए नहीं लिया। डाउट्स बताओ भाई इसमें। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, कौन, एक सेकंड जो है मैं जरा आरिफ कर लूं, एक E और एक 4E कह रहा है बीच में कहीं चार्ज रख दो ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो मैंने यहां पर चार्ज Q रख दिया। Q को E वाला चार्ज रिपेल करेगा राइट में, फोर्स FOA हो जाएगा। 4E वाला चार्ज Q को रिपेल करेगा लेफ्ट में, फोर्स FOB हो जाएगी। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स होगी FOA प्लस FOB। कह रहा है चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सो शुड बी 0। FOA FOB में एंगल 180 है, तो FOA माइनस FOB इज 0। आप लिख सकते हैं FOA इज इक्वल टू FOB। FOA की वैल्यू रख दी मैंने, देखो A पर चार्ज है E, O पर चार्ज है Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE बाय x स्क्वायर। ओके, हो गया। क्या क्या है, x नेगेटिव नहीं होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर हम कोई चार्ज नेगेटिव ले लें, जोएब अगर Q को नेगेटिव ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने E या 4E में से किसी एक को नेगेटिव ले लिया तो फिर इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमने कहा 4E नेगेटिव है तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। नेगेटिव होगा तो Q के लेफ्ट में चला जाएगा और यूजफुल कर देंगे तो इक्वेशन में नहीं रहेगा। हो गया सर। फायका, raise your hand। हाँ जोएब, क्लियर हुआ? अगर देखो सुन लो दोबारा से, ये Q अगर नेगेटिव हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स विल बी 0, क्योंकि हम चार्ज का नेचर तो रखते ही नहीं है मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर बीच वाला चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर इसे मैं -4E ले लूं यहां और माइनस यहां ले लूं तो किसी भी हाल में Q इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम नहीं होगा।
तो वो a/2 नहीं ले सकते। a/2 तब आता जब ये वाला अगर e है और ये वाला भी e होता, इक्वल होते, तब जाकर a/2 आता। तुम चेक करके देख रहा है इसको, 4e को e ले लेना तो तुम्हारा x a/2 आ जाएगा। a/2 सिर्फ तब आएगा जब दोनों चार्जेस इक्वल है। अगर ऑपोजिट चार्ज हुए तो क्या आउट ऑफ लाइन में इक्विलिब्रियम में आएगा? आउट ऑफ लाइन में इक्विलिब्रियम में आ सकता है, हाँ फैजान, तब आ सकता है। फैजान, हाँ अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं e और -4e आ गया तो हाँ हो सकता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाए, यहाँ इक्विलिब्रियम मिल जाए। जाहिद भी यही कह रहा है। हाँ, इन दोनों चार्जेस के बीच अगर एक नेगेटिव आ जाए तो यहाँ राइट में या लेफ्ट में मिल जाएगा। अगर B का चार्ज ज्यादा है A से तो फिर B वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा ना A से। हाँ तेरिन, B वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा लेकिन B का सेपरेशन भी ज्यादा है, तो फोर्स जो है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है। देखो x आया a/3, a माइनस x a/3 रखोगे तो 2a/3 हो जाएगा। तो फोर्स चार्ज ज्यादा है बट सेपरेशन भी तो ज्यादा है, फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स चार्ज के तो प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तहरीम समझ में आया? चार्ज ज्यादा है, फोर्स सेपरेशन भी ज्यादा है, इसलिए फोर्स इक्वल रहेगी। मोहित, क्या क्या रिपीट करना है? मोहित, पूरा न्यूमेरिकल कह रहे हो कोई पर्टिकुलर पोर्शन? ओके, देखो दो चार्जेस हैं E और 4e, उनके बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया Q। तो ये जो Q वाला चार्ज है इसको रख दिया मैंने O पॉइंट पर। इस Q वाले चार्ज पर A वाला चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, B वाला चार्ज भी। A वाला चार्ज Q वाले चार्ज को रिपेल करेगा राइट में, B वाला चार्ज Q वाले चार्ज को रिपेल करेगा लेफ्ट में। वो आपसे कह रहा है कि Q इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नेट फोर्स इज 0, FOA प्लस FOB इज 0। आप वेक्टर्स में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एंगल 180 डिग्री होगा। तो जब आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेक्टोरिकली ऐड हो रहा था बट एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा cos 180 के लिए। तो FOA माइनस FOB 0, FOA इज इक्वल टू FOB हो गया। FOA क्या है? Q पर फोर्स ड्यू टू A। अरे रुक जाना भी, रुको। तो Q पर जो फोर्स है वो E अप्लाई कर रहा है, सो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट QE बाय x स्क्वायर। ऐसी FOB, O पर जो फोर्स होगी B की वजह से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q4E बाय A माइनस x।